Hello students, I'm Sonu Kasana and this is the chapter Tribal, the Coos and a vision of a golden age. And let's start the next part. Some took to a settled cultivation. Before that we will read this term beaver, a term used in Madhya Pradesh for shifting cultivation. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है मतलब जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है थोड़े थोड़े समय बाद, उसके लिए मध्य प्रदेश में एक वर्ड यूज होता है, उसे वो कहा जाता है बेवर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इवन बिफोर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले, मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. तो जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें से भी कुछ ने एक जगह रुक करके रहना स्टार्ट कर दिया, सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया, है ना, व्यवस्थित रहना शुरू कर दिया. और उन्होंने खेती शुरू कर दी. एक साल नहीं, एक साल के बाद भी आगे भी उन्होंने वहाँ खेती करते रहे, वहीं पर एक जगह रुक करके वो खेती करना शुरू कर दिए. इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, अब वो एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं जाते थे. दे बिगन टू यूज़ द प्लो, उन्होंने हल चलाना शुरू किया. एंड ग्रेजुअली गोट राइट्स ओवर द लैंड, और उन्होंने मतलब उस ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार बना लिया, अपना आप को अधिकारी मान लिया उसका. दे लिव्ड ऑन, जहाँ वो रहा करते थे. इन मैनी केसेस, और बहुत सारे केसेस में, लाइक द मुंडाज, जैसे मुंडा हैं, मुंडा एक जनजाति होती है, ऑफ छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर में पाई जाती है. द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लैन एज ए होल, और जो ज़मीन होती थी वो पूरी की पूरी क्लैन की, एक साथ क्लैन की मानी जाती थी, पूरी कुल की मानी जाती थी. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स. जितने भी सब मेंबर्स होते थे क्लैन के, वो उन्हें रिगार्डेड किया जाता था, उन्हें माना जाता था एज डिसेंडेंट्स, है ना, डिसेंडेंट्स की तरह, और जो ओरिजिनल सेटलर्स होते थे उनके लिए. हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड, जिसने भी सबसे पहले ज़मीन को साफ किया है उसके. ओके, तो अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे. हु वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स, ठीक है, हु वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स. आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हु वर मेंबर ऑफ द क्लैन, ऑल मेंबर ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड. क्लियर है जी. अब चलें आगे. तब आगे वो कह रहा है कि हाँ जी, वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन अक्वायर मोर पावर. और क्लैन में भी क्या होता था, कुछ लोग ज़्यादातर क्या करते थे, ज़्यादा ताकत प्राप्त कर लेते थे देन अदर्स, दूसरों से. सम बिकम चीफ्स, कुछ मुखिया बन जाते थे. एंड अदर फॉलोअर्स, और उनमें से बाकी के जो रह जाते थे वो फॉलोअर रह जाते, वो उसका अनुसरण करते, है ना. एक लीडर बन जाता, एक नेता बन जाता उनका, और वो बाकी उसके पीछे पीछे उसकी बात मानते, उसका कहना मानते. पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स. जो पावरफुल आदमी होता था वो अपनी ज़मीन को क्या करता था, रेंट पे दे देता था, अपने आप खेती करने के बजाय. ब्रिटिश ऑफिशियल्स सा सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप थे, जो जनजातीय समूह एक जगह रहते थे, उन्हें ज़्यादा अच्छा मानते थे. जैसे वो गोंड या संथाल थे, उन्हें ज़्यादा अच्छा मानते थे, सिविली मानते थे, सभ्य मानते थे
उनके मुकाबले जो हंटिंग करते थे और इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करते थे या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनके मुकाबले। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज। जो जंगलों में रहते थे उन्हें जंगली माना जाता था और सैवेज समझा जाता था, ठीक है। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। उन्हें सेटल होने की ज़रूरत थी और सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत थी, सभ्य होने की ज़रूरत थी। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। जो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजी शासन, उसने जो जंगल के लोग थे उनकी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। ध्यान से देखेंगे। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जिंदगी बदल गई ट्राइबल ग्रुप्स की ब्रिटिश शासन में। कैसे? लेट अस सी व्हाट दीज चेंज वर। आओ देखते हैं ये कौन से बदलाव थे, क्या चेंजेस थे। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स। जो ट्राइबल चीफ्स थे, इन जनजातीय समूह के जो सरदार थे, उनके साथ क्या घटा। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों के आने से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। बहुत सारे एरियाओं में जो ट्राइबल चीफ्स थे वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था, है ना। कब? अंग्रेजों के आने के पूर्व। तो दे इंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। उनके पास इकोनॉमिक पावर थी जिसका वो आनंद उठाते थे। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। और उनके पास अधिकार था अपने क्षेत्र को का शासन प्रबंध चलाने का और अपने क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रखने का। इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पे, दे हैड देयर ओन पुलिस। उनकी खुद की पुलिस भी होती थी। कुछ जगहों पर तो उनकी खुद की पुलिस भी हुआ करती थी। एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स, और वे लोकल रूल खुद बनाया करते थे। ऑफ लैंड, ज़मीन के, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जंगल के प्रबंधन के। अंडर ब्रिटिश रूल, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गया, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली। जो फंक्शन थे, मतलब जो कार्य प्रणाली थी और शक्तियाँ थी ट्राइबल चीफ्स की, वो कंसिडरेबली मतलब पूरी तरह से ही बदल गई। उसमें पूरा ही परिवर्तन आ गया। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज। उन्हें उनकी जो ज़मीन थी उन्हें उसका नाम एक क्लस्टर ऑफ विलेज मतलब पूरे समूह, गाँव के समूह के नाम पर रखने के लिए कहा गया। एंड रेंट आउट लैंड्स, और जो किराए पर दी हुई ज़मीन थी उन्हें भी। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लेकिन उनकी जो प्रशासन संबंधी शक्ति थी वो उनकी चली गई। एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो रूल बनाए थे इंडिया में, उन्हें मानने के लिए उन्हें बाध्य किया गया, उन्हें बनाया गया। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और उन्हें ब्रिटिश को सम्मान भी देना था। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की बिहाफ पर उन्हें डिसिप्लिन यानी कि नियम कायदे कानून भी मानने थे ब्रिटिश के बिहाफ पर। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दैट दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस्ट देयर पीपल। और उनकी वो जो अथॉरिटी ताकत थी वो ख़त्म हो गई जो वो अपने आदमियों के सामने, अपने लोगों के सामने इंजॉय किया करते थे, उनके ऊपर किया करते थे शक्ति का प्रयोग। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शन थे उन्हें फुलफिल करना भी अब उनके लिए अनेबल हो गया था, वो नहीं कर सकते थे उन चीज़ों को। अब आता है आपका व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। और जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स था उनके साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। जो अंग्रेज थे वे उन लोगों से परेशान थे जो इधर उधर घूमते रहते थे, तो उनका एक कोई निश्चित घर नहीं होता था। दे वांटेड ट्राइबल, वे चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं मैनी फॉरेस्ट एरियाज दे वांटेड ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर। वे चाहते थे कि जो भी किसान हैं वो सब, जो भी ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाले हैं,
वो सब एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे और वो किसान बन गए, कल्टिवेटर बन गए, कृषक बन गए। सेटल्ड पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन मूव। जो एक जगह रहने वाले लोग थे उनमें कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना बड़ा आसान था उनके मुकाबले जो इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलो आगे देखेंगे, अभी नहीं। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्हें भी क्या चाहिए था, एक रेगुलर रेवेन्यू चाहिए था, लगातार उन्हें टैक्स चाहिए था फॉर द स्टेट, राज्य के लिए। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट, इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज़, और ये क्या था लैंड सेटलमेंट? दे मेजर्ड द लैंड, उन्होंने ज़मीन को नापा। डिफाइन द राइट टू ईच इंडिविजुअल, और किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार बता दिया, टू दैट लैंड, उस ज़मीन पर। एंड फिक्स द रिवेन्यू, और जो रिवेन्यू था, जो भी उसका टैक्स था वो फिक्स कर दिया। रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, जो भी राज्य को चाहिए उसको वो रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, कुछ जो किसान थे उन्हें लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया। अदर टेनेंट्स, दूसरों को किराएदार। एज यू हैव सीन, जैसा तुमने देखा है चैप्टर 2 में, दी टेनेंट्स वर टू पे रेंट ऑन लैंड ओनर्स टू लैंड ओनर। जो भी ज़मीन के मालिक थे उन्हें किराया देना होता था, जो टेनेंट्स होते थे उन्हें। इन टर्न पेड रिवेन्यू टू द सेटल, है ना, टू द स्टेट, जो स्टेट के लिए रिवेन्यू जाता था उसे चुकाने के लिए। ठीक है, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जो ब्रिटिश के एफर्ट थे झूम कल्टीवेशन को शिफ्ट करने के लिए, सेटल करने के लिए, रोकने के लिए एक जगह, वो सक्सेसफुल नहीं हुए बहुत ज़्यादा। सेटल्ड फ्लो कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। जो सेटल फ्लो कल्टीवेशन है, मतलब एक जगह रह करके खेती करना, वो उन जगहों पर आसान नहीं है जहाँ पर ज़मीनें स्केर हैं और सॉइल ड्राई है ना, सूखी हुई मिट्टी है और पानी की कमी है। इन फैक्ट, वास्तव में झूम कल्टीवेशन हु टुक टू फ्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड। तो झूम कल्टीवेशन में क्या है, जो भी झूम खेती करते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, सफर्ड करते हैं, मतलब कष्ट में रहते हैं। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, क्योंकि उनके खेतों में क्या होता है, अच्छी फसलें पैदा नहीं होती। सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसलिए जो झूम कल्टिवेटर्स थे जैसे नॉर्थ ईस्ट में, उन्हें इंस्टेड किया गया कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वही स्टार्ट करें, उन पे ही वो चलते रहें, उनकी जो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो चला आ रहा है उनका उसी करते रहें। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जब उन्हें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, मतलब बड़े स्तर पर विरोध हुआ, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ दैम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तब उन्हें जाकर के अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया कि वो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कुछ हिस्सों में। ठीक है, ट्राइबल वर्कर्स इन राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, ये ट्राइबल वर्कर्स हैं जो आंध्र प्रदेश के किसी खेत में काम कर रहे हैं चावल के। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के नियम और उनके प्रभाव। अब उन्होंने कुछ जंगल के नियम बना दिए। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी जो जिंदगी थी वो जंगलों से जुड़ी हुई थी। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। इसलिए चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉ, जो भी बदलाव हुए जंगल के नियमों में,
हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट, उनका एक कंसिडरेबल इफेक्ट पड़ा ऑन ट्राइबल्स लाइव्स, ट्राइबल जीवनों पे। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर all of forest and declared that forest were state property। तो दो ब्रिटिशों ने अपना जो नियंत्रण था वो जंगलों के ऊपर बढ़ा दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो राज्य की प्रॉपर्टी हैं। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ जो फॉरेस्ट थे उन्हें रिजर्व कर दिया गया, उन्हें आरक्षित कर दिया गया, उनमें बढ़ना मना कर दिया गया। फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर, ताकि वो लकड़ी दे सकें, है ना, व्यापार के लिए। विच द ब्रिटिश वांटेड, जो ब्रिटिशों की जिसकी ज़रूरत थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड, इन जंगलों में लोग अलाउ नहीं थे, लोगों को जाना अलाउ नहीं था। टू मूव फ्रीली, मतलब ऐसे ही घूमना अलाउ नहीं था। प्रत्यय झूम कल्टीवेशन, ना इसमें झूम खेती कर सकते थे। कलेक्ट फ्रूट, ना इसमें से फल इकट्ठा कर सकते थे। और हंट एनिमल्स, ना ही इसमें पशुओं को हंट कर सकते थे। हाउ मैनी झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, कितने झूम कल्टिवेटर्स ऐसी स्थिति में सर्वाइव कर सकते थे, जीवित रह सकते थे। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड, अब उनमें से बहुत सारे दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, बहुत सारों को अपनी जीविका चलाने के लिए। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, और जब एक बार ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने ट्राइबल लोगों को जंगल में रहने से रोक दिया, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम, उन्हें एक परेशानी आई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर, जो भी मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उन्हें अपनी लेबर कहाँ से मिलेगी, वो अपनी लेबर कहाँ से लेंगे, श्रमिक कहाँ से लेंगे। टू कट ट्रीज, पेड़ काटने के लिए। फॉर रेलवे स्लीपर्स, जो रेलवे स्लीपर में यूज होते थे। एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, या जिन लट्ठों को, जिन्हें जो पेड़ के तने होते थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे, उन्हें कौन ले जाएगा। कॉलोनियल ऑफिशियल्स कैंप अप विद ए सॉल्यूशन, जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ दैम टू कल्टिवेट एंड दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उन्हें हम छोटे पैचेज में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीनें दे देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई जो भी ये गांव वाले हैं वो हमें लेबर देंगे, है ना, वो हमें मेहनत करने के लिए लोग देंगे। टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। एंड टुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और जंगलों का ध्यान भी रखेंगे। सो इन मैनी रिलीजन्स, इसलिए बहुत से धर्मों में, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, रीजन्स, बहुत से जगहों पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए फॉरेस्ट विलेजेस टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, ताकि उन्हें सस्ता लेबर मिल सके। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट टू लिव, अब अंग्रेज़ों की इस ज़मीन पर रहना कितना मुश्किल था। तो आइए एक छोटी सी एक पोएम टाइप है, इसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, क्लियर होने दो, एक सेकेंड। हो गया। इन 1930s, 1930 में, 1930 में वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ बेगाज, जो वेरियर एल्विन था वो बेगाओं की ज़मीन पर आया, बेगाओं के क्षेत्र में आया। अ ट्राइबल ग्रुप, जो एक जनजातीय समूह है, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। ही वांटेड टू नो अबाउट दैम, वह उनके बारे में जानना चाहता था। देयर कस्टम्स, उनके रीति रिवाज, एंड प्रैक्टिसेस, और उनकी धारणाएं, उनके क्रियाकलाप कैसे वो करते हैं। देयर आर्ट, उनकी कला, एंड
फोकलोर, और उनका जो लोक सिस्टम है, लोक है, मतलब जो भी उनकी रीति रिवाज हैं, सारी चीज़ें हैं, वो जानना चाहता था। ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स, उसने बहुत सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। दैट लेमेंटेड द हार्ड टाइम, जो मतलब शोक गीत हैं, मतलब जो मतलब दुख में गाए जाते हैं। लेमेंटेड मतलब दुख में गाए जाते हैं, और कठिन समय के। द बेगाज वर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल, और जब बेगा जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर काम कर रहे थे, वो उस समय उनके लिए वो बड़ा कठिन समय था। चलो एक ऐसा ही वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट टू लिव, अंग्रेज़ों की इस ज़मीन पर रहना कितना मुश्किल है। हाउ हार्ड इट टू लिव, कितना मुश्किल है। इन द विलेज सिट्स द लैंडलॉर्ड, गांव में लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, ज़मीन के मालिक बैठे हुए हैं। इन द गेट्स सिट्स द कोतवाल, और उस गेट पर, इन दरवाजे पर कोतवाल बैठा हुआ है। इन द गार्डन सिट्स द पटवारी, और बागीचे में पटवारी बैठा हुआ है। इन द फील्ड सिट्स द गवर्नमेंट, और खेतों में सरकार बैठी हुई है। मतलब सब जगह लोग बैठे हुए हैं, टैक्स देना है सबको। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू लिव, ये अंग्रेज़ों के शासन में इस ज़मीन पर रहना कितना मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ, अगर हमें कैटल टैक्स देना है तो उसके लिए हमें गाय बेचनी पड़ेगी, यानी मवेशियों को बेच करके मवेशियों का टैक्स देना पड़ेगा। टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बफेलो, और अगर हमें फॉरेस्ट टैक्स पे करना है तो हमें अपनी भैंस बेचनी पड़ेगी। टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बुल्क, अगर हमें अपनी ज़मीन का टैक्स देना है तो हमें अपने बैल बेचने पड़ते हैं। हाउ आर वी टू गेट आवर फूड, हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करें। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ों के इस शासन में। ठीक है, समझ आई बात है। ये इस तरह से वो गाते थे। ठीक है, तो फ़िलहाल आज यहीं तक रखते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं, कल और क्वेश्चंस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।